नमस्कार मेरे लाडले प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन परिवार पार्थ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर हाजिर हूं रेलवे में सभी पीवाई की क्वेश्चंस का एक अगला पार्ट प्रैक्टिस सेट 27। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 27। अभी तक प्रैक्टिस सेट 26 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें हर एक भाग में मैं आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चन जो साइंस में रेलवे में पूछे जा चुके हैं और जिनके आगे आने की संभावनाएं भी ज्यादा बनी रहेगी, इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चंस में अनगिनत कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों की एग्जाम्स को बनाने में हेल्प आप लोगों की करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा मेरे साथ और इस सेशन से जुड़कर आप अपने एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं रेलवे में जॉब पाने का। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये भाग। आज हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट 27 में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। लगातार बने रहे हैं हम और अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनके नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि काफी मेहनत हमारे द्वारा की जा रही है और आप लोग भी लगे हुए हैं। तो लगे रहिएगा, हारिएगा मत, क्योंकि इस बार रेलवे पार सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेई सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 27 में कौन कौन क्वेश्चन होने वाले, इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने होने वाला है। तो नोट्स लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं आज के इन क्वेश्चन को। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हड्डी इनमें से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण होता है। हमारे शरीर, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। किस एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है आपको ध्यान से समझना है। ग्रुप डी एग्जाम का ये क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो हड्डी में से किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन देके रखा है तंत्रिका तंत्र, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक। सारे प्रकार के एनिमल टिश्यूज आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि रेलवे इनको स्पेशली टारगेट करेगा और जिस प्रकार आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जंतुओं में या एनिमल में कुल 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और ये 4 प्रकार के ऊतक आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपकला ऊतक, फिर संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये अलग अलग 4 प्रकार के ऊतक हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और सभी एनिमल में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें हमारे शरीर में या एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, एनिमल टिश्यू कौन सा है, तो उसका नाम होगा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। अगर आप संयोजी ऊतक की बात करें तो संयोजी ऊतक में हमारे अंदर क्या क्या आ जाता है, तो हड्डी आ जाती है, हड्डी के बाद में उपास्थि आ जाती है, उपास्थि के बाद में हम लोग बात करते हैं हमारा ब्लड यानी कि रक्त। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। फिर आपने टेंडन का नाम सुना होगा, यानी कि स्नायु जिसे हम कंडरा जिसे हम लोग कहते हैं, कंडरा जिसे हम लोग कहते हैं, जो अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। इसके बाद आपने लिगामेंट का नाम जरूर सुना होगा, जो बोन टू बोन कनेक्ट करवाता है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं स्नायु। तो दोस्तों, ये सभी हमने एडिपोज टिश्यू भी पढ़ा है यहाँ पर। एडिपोज टिश्यू यानी कि वसी ऊतक, तो वसी ऊतक भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी ऊतक है, ये क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक जानकारी मिली होगी कि जो बोन होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि हड्डियां एक सरल संयोजी ऊतक मानी जाती है, संयोजी ऊतक मानी जाती है। तो हमारे पास पूछा गया कि हड्डी में से कौन सा ऊतक है, तो हड्डी आती है किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन करना कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, ये दो तत्व इनके संगठन में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन हड्डियों से देखने को मिलते हैं। इनमें प्रमुख रोग भी आप लोगों को याद रखना है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स नाम का रोग हो गया, गठिया यानी कि गाउट डिसीज, ऐसे ढेर सारे रोग, या आर्थराइटिस नाम का एक डिसीज होता है। तो ये सभी रोग जो होते हैं ये हड्डियों से संबंधित रोग माने जाते हैं। चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पित्तरस के कार्य नीचे दिए गए हैं।
पित्तरस आप सभी जानते हैं बाइल जूस जिसे हम लोग कहते हैं लिवर के द्वारा निकलता है। तो नीचे दिए गए इसके कुछ कार्य है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो पित्तरस के कार्य से संबंधित नहीं है, यानी आप लोगों को ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो रिलेटेड नहीं है फंक्शन ऑफ बाइल जूस से। तो दोस्तों बाइल जूस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पित्तरस इसका निर्माण करता है और पित्ताशय में इसको संग्रह किया जाता है। पीएच वैल्यू 7.7 होगा और हरा पीला यह लिक्विड होता है और काफी ज्यादा यह हेल्पफुल होता है हमारे डाइजेशन में। तो इसके काम कौन नहीं है हम लोग देखेंगे, 2022 ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ एक की पॉइंट है आप लोगों को समझना है, क्षारीय माध्यम भोजन को देता है क्योंकि आमाशय से निकलने के बाद भोजन की अम्लता काफी ज्यादा होती है और जब यही अम्ल वाला खाना अगर हमारी आंतों में जाता है तो आंतों की दीवारों के लिए काफी नुकसानदेह होगा, इसलिए इसको क्षारीय माध्यम में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है बाइल जूस के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में क्या हो जाते हैं, सहायक होते हैं। दोस्तों ऐसा कोई भी काम पित्तरस का नहीं पाया जाता है कि यह प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य इसके द्वारा नहीं होता है, इसलिए यहां पर दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आप पॉजिटिव वे में अगर इस ऑप्शन को क्वेश्चन को सोचोगे तो आपको यहां से बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। पित्तरस के सारे काम आप लोगों को पता है यहाँ पर चल रहे हैं। यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है। जितने भी पैंक्रियाटिक जूस होते हैं उनकी कैपेसिटी को भी ये बढ़ाने का काम करता है और यह बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी वसा गुलिकाओं में विघटित करता है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा है वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो दोस्तों इतने सारे काम हम लोगों ने देख लिए किसके, पित्तरस के। तो इनमें एक काम इसका नहीं होगा और वो काम होगा कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाला का जो एंजाइम होता है वो नहीं पाया जाता। दोस्तों ध्यान रखना है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रुमेन क्या है? बिल्कुल यूनिक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस सेशन में और आप लोगों को ध्यान रखना है, इस सेशन को थोड़ा सा आप लोगों का प्यार चाहिए। आपका लाइक कम आ रहा है, लाइक की संख्या बढ़ाइए अपनी। आज का टारगेट मैं रख रहा हूं 100 लाइक और 100 लाइक आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ कंडीशन में सभी को। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। रुमेन क्या है? व्हाट इज रुमेन? ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब रुमेन के बारे में काफी कम स्टूडेंट ने सुन के रखा है। तो पहला ऑप्शन यहां पर देखा है, क्या ये गाय की ग्रहणी का एक भाग है, या जिसे हम लोग पकवासई कहते हैं ग्रहणी को, भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष है, या फिर आंत का वह भाग जहां जुगाल बनता है, या फिर ग्रशिका की एक थैलीनुमा संरचना है। तो इनमें से क्या चूज करोगे आप लोग रुमेन के संदर्भ में? दोस्तों मैं बताने वाला हूं, आप सभी ध्यान रखना है, जितने भी रुमिनेंट पशु होते हैं, रुमिनेंट पशु का मतलब होगा जो जुगाली करते हैं, खाने को पहले अपने आमाशय में स्टोर करते हैं और फिर इनका डाइजेशन होगा। जुगाली करने वाले जानवर, तो जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं जिनमें गाय, भेड़, बकरी ये सभी जानवर आ जाते हैं। तो इन जानवरों में आमाशय के अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग कक्ष होते हैं और उसी कक्ष में एक कक्ष होता है रुमेन, जहां खाना इकट्ठा होता है, रुमेन वाला भाग। तो रुमेन एक आमाशय का कक्ष हो जाएगा। ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष होता है जो रुमिनेंट एनिमल की अंदर पाया जाता है, स्टोमक के अंदर पाया जाता है। दोस्तों समझ में आप लोगों को जरूर आया होगा, ये काफी शानदार प्रश्न है और आपको समझना भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इनमें से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? कि पेड़ की आयु का निर्धारण करने के लिए जो तकनीकी यूज की जाती है उस तकनीकी का नाम आप लोगों को यहां पर बताना था। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है और बाद में भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सही जवाब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि इनमें से पेड़ की आयु, देखिए पेड़ की आयु का जो निर्धारण होता है वह जाइलम वलय को काउंट करके किया जाता है, जाइलम के रिंग को काउंट करके किया जाता है।
और जाइलम के वलय को काउंट करके किया जाएगा। इन्हें हम लोग वार्षिक वलय के नाम से भी जानते हैं, एनुअल रिंग के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लोग वार्षिक वलय के नाम से, क्योंकि ये एक वर्ष में एक बनता है, तो इसे हम लोग एनुअल रिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वृक्षों की आयु का निर्धारण करने वाला विज्ञान क्या होगा? तो आयु का निर्धारण करने वाला विज्ञान होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या नाम होगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी को वृक्षों की आयु का निर्धारण करने वाला विज्ञान हम लोग कहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को कि ये जाइलम के वलय बनते हैं, क्योंकि पौधों के सामने एक वर्ष में दो कंडीशन आती है, एक होती है फेवरेबल कंडीशन और एक होती है नॉन फेवरेबल कंडीशन, और वो इन्हीं दो कंडीशन को एक रिंग के रूप में अपने अंदर मेमोराइज करता है, एक रिंग बनाकर, और इस जितनी रिंगों की संख्या होगी उतने ही साल का वो पौधा माना जाता है। आपने पेड़ को कटे हुए पेड़ में इस प्रकार की रिंग जरूर देखी होगी। तो दोस्तों यही होती है कि पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके, छल्लों का मतलब होगा वही रिंग यानी कि वलय। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, और इसका जो शाखा है उसका नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? आप लोगों को बताना है स्पंज क्या होते हैं। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। दोस्तों आरआरबी जेई 2019 और 2021-22 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं यहाँ पर उस एग्जाम्स का नेम नहीं ले पाया हूं, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए स्पंज क्या होते हैं, तो हमारे जंतु जगत में एनिमल क्लासिफिकेशन में एक फाइलम होता है जिसका नाम होता है पोरीफेरा, और पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो जंतु आते हैं उन जंतुओं को हम लोग सामान्य तौर पर स्पंज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है, जैसे आप लोगों ने इन बॉडी को देखा होगा, एक पौधा एक एनिमल होता है साइकॉन होता है, इसके बॉडी में इस तरीके से पोर होते हैं जिन्हें हम लोग ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, पोरस बॉडी। इन जानवरों को पोरीफेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो शरीर होता है वह छिद्र धारक होता है। पोरस बॉडी, छिद्र धारक इनका शरीर होता है, इनके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, और ये स्पंज एनिमल होते हैं, स्पंज की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए जो स्पंज हो जाते हैं वो एक प्रकार के जानवर हो जाते हैं या पशु हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है स्पंज क्या है, तो स्पंज आपको ध्यान रखना है, स्पंज एक प्रकार के एनिमल हुआ करते हैं। सही जवाब हो जाएगा, स्पंज एक पशु है, और किसके पशु है? तो पोरीफेरा संघ से ये बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एनिमल क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो आज मैंने यहाँ पर लिए हैं, और आगे भी आप लोगों को देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? जेई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। हाइड्रा की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रा एक प्रकार का सिलेंट्रेटा का प्राणी माना जाता है, सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। स्टारफिश अगर हम लोग देखें तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करने वाला प्राणी होता है, सितारा मछली, ये वास्तविक मछली नहीं है। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया एस्केलमेंथिस से बिलोंग करने वाला प्राणी माना जाता है, एस्केलमेंथिस। और ये सभी के अंदर ध्यान रखना है, एक प्रोसेस पाई जाती है कि अगर इनके शरीर को असंख्य टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक टुकड़ा, हर एक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, और जब शरीर के किसी भी अंग से नए जीव का निर्माण होता है तो उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी प्रक्रिया को कि जब जीव के हर एक पार्ट से एक नया जीव का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग पुनरुद्भवन या रीजनरेशन का नाम देंगे, रीजनरेशन पावर। तो दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर पाया जाता है, पुनर्जनन पाया जाता है, या पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो दोस्तों काफी शानदार प्रश्न है, हाइड्रा एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। अब मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन एक साथ रखे क्योंकि एक जीव में नहीं बल्कि इन तीनों जीवों में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर पाया जाता है एनिमल क्लासिफिकेशन में। अगर हाइड्रा ना आता है तो आपको प्लेनेरिया लगाना है या फिर आपको स्टारफिश लगाना है। तो दोस्तों सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जानवरों को किस फाइलम के अंतर्गत फ्लैटवर्म यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है, कि किस संघ के प्राणियों को चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छे लेवल के प्रश्न एनिमल क्लासिफिकेशन से रेलवे टारगेट करता है।
ग्रुप डी में आया हुआ ये प्रश्न है। देखिए आपको विशेष ध्यान देना है, जो प्लेटफॉर्म होते हैं चपटे क्रमी होते हैं, इन चपटे क्रमियों का जो आकृति होता है वो एक फीता की तरह होता है, जैसे आपने फीता देखा होगा इस तरीके से, और इन्हें हम लोग चपटे क्रमी के नाम से जानते हैं। अब ये क्रमी होते हैं, तो ये क्रमियों के दो फाइलम होते हैं, एक होता है प्लेटीहेल्मिन्थस और एक होता है एस्केल्मिन्थस। तो जो चपटे क्रमी होंगे वो होंगे प्लेटीहेल्मिन्थस के प्राणी, प्लेटीहेल्मिन्थस के प्राणी, प्लेटीहेल्मिन्थस संघ से ये बिलोंग करते हैं, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आपसे एग्जाम पूछता है गोल क्रमी यानी कि राउंड वॉर्म, ये हो जाएगा फ्लैट वॉर्म। अगर गोल क्रमी का नाम आ जाए तो गोल क्रमी में आप लोगों को लगा देना है एस्केल्मिन्थस। एस्केल्मिन्थस इनका जो बॉडी होता है वो गोलाकार होता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे वॉर्म होते हैं जो एंडोपैरासाइट की तरह काम करते हैं, अंतःपरजीवी, किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहकर ये अपना जीवन चलाते हैं। इन्हीं को हम लोग एंडोपैरासाइट के नाम से जानते हैं, अंतःपरजीवी जीव, जो आपको ध्यान रखना है। कई सारी बीमारियां इनसे होती है, इन बीमारियों के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चपटे क्रमी प्लेटीहेल्मिन्थस से संबंधित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया हाइड्रा किस संघ का प्राणी है, तो हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। एक तत्व, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हो रहे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को देके रखा है 2881, इस तत्व का नाम आप लोगों को बताना है। काफी इजी प्रश्न है और रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, और 19 तत्व है, 19 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 19 है तो इस तत्व का नाम होने वाला है पोटेशियम। क्या नाम होने वाला है? परमाणु क्रमांक 19 किसका होगा? पोटेशियम का होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी प्रश्न है। इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो +1 इसका वैलेंसी माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, केमिस्ट्री से भी काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? Which of the following type of coal has a highest amount of carbon? ग्रुप डी 2022 एग्जाम का क्वेश्चन है, रेलवे के ही सारे प्रश्न हैं। आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में यहां से देखने को मिल सकते हैं। देखिए कोयले की 4 प्रकार की क्वालिटीज होती है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलता है पीट कोयला। और पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, एक लोअर कैटेगरी का कोयला होता है। 55 से 60% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें जो उष्मा देने की मात्रा होती है वो काफी कम होती है। पीट के बाद अगर हम लोग बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की, लिग्नाइट और इस कोयले को हम लोग प्यार से भूरा कोयला भी कहते हैं। भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो ब्राउन कोल। और इस कोयले में जलवाष्प की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, दोस्तों ध्यान रखना है। और इसमें आपको 60 से 70% या 75% तक भी देखने को मिल सकता है कोयला, है ना, लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला। फिर यहाँ पर आ जाता है बिटुमिनस कोयला, और बिटुमिनस के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। घरों में उपयोग होने वाला कोयला कौन सा होता है? तो घरों में उपयोगी कोयला बिटुमिनस टाइप का ही होगा, दोस्तों ध्यान रखना है। और इसमें आपको 70 से 80 या 85% तक आपको कार्बन देखने को मिलता है। यह घरों में उपयोगी कोयला माना जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अंतिम कोयले की, जो उच्च कैटेगरी का कोयला होता है, और इसका नाम हो जाता है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। और इसमें 90 से लेकर 95% तक क्या पाया जाता है? 90 से लेकर 95% तक कार्बन पाया जाता है। अगर आप इस कोयले को टच करते हो तो आपके हाथों को ये काला नहीं करता है। यानी ये उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसमें ज्वलन क्षमता काफी अच्छी होती है, उष्मा ये काफी अच्छा देता है, और ये उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होगी? तो एंथ्रेसाइट में होगी। देखिए पढ़ाने का हमारा तरीका है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं हम उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ये क्लासेस नहीं मिलती है, ये क्लासेस पेड होनी चाहिए। ये क्लासेस पेड होती है क्योंकि इतना सारा कंटेंट आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं, और वो इसलिए दे रहे हैं कि इस बार आप लोगों का सपना पूरा करने में हमारा 1 या 2% अंश जरूर हो। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी मेहनत करना है, और मेहनत के साथ साथ आप लोगों को अपने इस परिवार को आगे भी बढ़ाना है।
क्योंकि आप लोग जब तक इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे दोस्तों के साथ, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ इतना अच्छा कंटेंट भी पढ़ाया जाता है। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करो, एक आदत डाल लो लाइक करने की। दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया, एंथ्रेसाइट कोयला जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का कोयला होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दलदल और धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है? काफी अच्छा प्रश्न है, 2021 एनटीपीसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं इसको बोलूंगा, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो दलदल और धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है जहां कीचड़ होता है या फिर आधी मिट्टी और आधा पानी होता है? तो धान के खेतों में पूछा जा सकता है, दलदल में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ जो धान के खेत, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए धान के खेत या फिर आपसे दलदल इलाका पूछा जाए, पैडी फील्ड या दलदल इलाका पूछा जाए, या फिर आपसे कोयले की खदान पूछा जाए, कोयले की खदान पूछा जाए, तो इन सभी का जो जवाब होगा वो हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, जिसे हम लोग मार्स गैस या फिर CH4 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीथेन, मार्स गैस पाई जाती है। तो धान के खेतों में मीथेन पाई जाती है। अब ये मीथेन पाया जाने का कारण क्या है? देखिए दलदली क्षेत्रों में, या फिर आप एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनसे एक स्मेल होती है, वो स्मेल किस चीज की होती है? मीथेन की। उनके मुंह से एक स्मेल होती है। जुगाली करने वाले जानवर, अभी मैंने आपको रुमिनेंट पशु पढ़ाया है ना, तो ध्यान रखना रुमेन में ये खाने को इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं वो सभी जानवर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, और इस मिथेनोजेंस बैक्टीरिया की वजह से मीथेन गैस का निर्माण यहाँ पर होता है दोस्तों। तो आपको इसका प्रमुख कारण पता चला कि धान के खेतों में क्या वजह है कि मीथेन गैस पाई जाती है, तो उसका प्रमुख कारण मिथेनोजेंस बैक्टीरिया को हम लोग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं जल्दी से। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कैसे? हवा में प्रसार जैसे ही होती है, जैसे वो लीकेज होती है, तो रसोई गैस का पता हमें कैसे लगेगा? दोस्तों रसोई गैस में या फिर जो एलपीजी होता है, इसमें मुख्य संघटक गैस होती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। हर एग्जाम्स का एक रूल है, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 और प्रोपेन हो जाता है C3H8। ये दोनों गैसेस पाई जाती है मेन कंस्टिट्यूएंट गैस के फॉर्म में, परंतु ये गंधहीन गैस होती है, और रंगहीन गैस होती है। परंतु इसमें गंध के लिए क्या मिला दिया जाता है? तो गंध के लिए मिला दिया जाता है एथिल मरकेप्टल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है एथिल मरकेप्टल का। तो सही जवाब देखो, मिथाइल मरकेप्टल भी दे के रखा है, इथाइल मरकेप्टल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। C2H5 एथाइल ग्रुप होता है। तो दोस्तों रसोई गैस में जो गंध आती है वो इथाइल मरकेप्टल की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ध्यान रखना है। मुख्य संघटक ब्यूटेन है। N2 के अणु में क्या होता है? ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया 2022 में। कल भी ऑक्सीजन को लेकर एक क्वेश्चन आया था, आज नाइट्रोजन को लेकर है। तो नाइट्रोजन के पास में क्या होगा? तो ध्यान रखना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसके पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो जाएगा 2 and 5। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे, यानी एक लॉन पेयर और 3 बॉन्डिंग। एक नाइट्रोजन के पास में भी एक लॉन पेयर और 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे से साझा करेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाकर ये सहसंयोजी बंध यहाँ पर बनता है। ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होने के बाद में, ट्रिपल बॉन्ड आपको देखना है, दो परमाणु के बीच में तीहरा बंध यहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तीहरा बंध का मतलब हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। आयनिक बंध नहीं होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, सहसंयोजी बंध होगा। होमो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लेकर एक करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। ग्रुप डी 2022 एग्जाम्स का ये प्रश्न है। ऑक्सीकरण से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, इसके बाद विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ये सभी सिम्टम होते हैं ऑक्सीकरण के। बस ये चूज कर लीजिए, मैं कई बार इनको पढ़ा चुका हूं। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग तो होगा नहीं, ऑक्सीजन तो जुड़ेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग, दोनों का त्याग नहीं होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण, दोनों ग्रहण भी नहीं होगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करना,
और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मैं ये मानता हूं कि आप अगर इस सेशन से जुड़े हैं काफी समय से, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों के लिए काफी इजी टॉपिक ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया है जो स्टूडेंट्स नहीं बना पाते हैं, जिनके लिए वो टॉपिक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आप लोगों को बताना है। देखो सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जैसे आपको कोई प्रश्न देखने को मिल रहा है, एसआई यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो काफी सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। चलिए तो फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिएगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में फर्क है। देखिए प्रतिरोध जो होता है इसका एसआई यूनिट हो जाता है ओम। क्या हो जाएगा? ओम, जिसे हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं ओम को। क्लियर है? पर आप लोगों को यहां पर जब इसके फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर देखते हैं, तो आप लोगों को पता है जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, कि लंबाई बढ़ाते हैं तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यही प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग मर्ज करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन फर्स्ट को, तो जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के और रेसिप्रोकल माना जाएगा ए के। हम लोग यहाँ इसको हटाने के लिए, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हम लोग रो कहेंगे, रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। जब इस रो का वैल्यू में निकालता हूं तो यह यहां पर ए आ जाएगा, यानी कि आर ए डिवाइड बाई एल। और आर क्या आ जाता है? ओम आ जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। और ए आ जाएगा आपका मीटर इंटू मीटर, यानी कि आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एल, फिर से मीटर हो जाएगा। एक एम से एक एम कैंसिल होगा, हमारे पास में जो यूनिट बचती है वो बचेगी ओम मीटर। क्या बचेगा दोस्तों? ओम मीटर, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओम पर मीटर नहीं लगाना है, ओम मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को तरीका भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग निकाल सकते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा? देखिए रेलवे का सबसे चहेता क्वेश्चन है ये प्रेशर के टॉपिक में। ग्रुप डी में पूछा गया है, दोनों बार ये पूछा गया है, 2022 एग्जाम में भी ये पूछा गया था। एक एटमॉस्फेरिक वैल्यू, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मापते हैं हम लोग किससे? तो बार से मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, इसकी यूनिट होती है बार। पर आपको एक एटीएम का वैल्यू यहां पर बताना है। एक एटीएम बराबर क्या होगा? तो एक एटीएम होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दोस्तों ध्यान रखना है, ये आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। 1 एटीएम का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जहां आपका सही जवाब हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, सही जवाब हम लोगों ने देख लिया है, आप लोगों को समझ में ये अच्छे से आ रहे होंगे। पूछा जा रहा अगला क्वेश्चन 16 है कि मिरर यूज्ड इन द हेड लैंप ऑफ कार। हेडलैम्प में कौन सा मिरर? कार के हेडलैम्प। देखिए एक होता है साइड मिरर और एक होता है हेडलैम्प। साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स का हम लोग यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइड देखने के लिए या साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ये उत्तल करते हैं। उत्तल बोले तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। और अगर आपसे हेडलाइट पूछा जाता है, वाहनों की हेडलाइट पूछा जाता है, हजामत बनाने का शीशा पूछा जाता है, हजामत या फिर ईएनटी डॉक्टर किसका यूज करते ये पूछा जाता है, या फिर सोलर कुकर पूछा जाता है, सोलर कुकर पूछा जाता है, तो दोस्तों इन सभी का जवाब होगा कि इन सभी में पाया जाता है अवतल दर्पण। क्या पाया जाता है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये कॉनकेव मिरर भी होता है पैराबोलिक शेप में, पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार, परवलयाकार। आपने कारों का लैंप देखा होगा, कारों के लैंप में परवलयाकार शेप में ये लैंप होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, तो परवलयिक यानी पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। देखिए अगर आप केवल कॉनकेव पढ़ोगे तो भी आप लोग गलत माने जाओगे, यहाँ इसका टाइप भी पूछ लिया गया है, परवलयिक अवतल दर्पण। दोस्तों यही तो है रेलवे एग्जाम, क्योंकि जहां हम लोग छोड़ते हैं ना पढ़ना, वहां से रेलवे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए तो सही जवाब इसका, देखो यहाँ कुछ बच्चे गोली अवतल दर्पण में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, गोली नहीं होगा, आपको बताना है परवलयिक अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक वर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राइमरी कैरेक्टर। प्राथमिक वर्ण यानी प्राइमरी जो पिगमेंट है या कलर है वो कौन होते हैं?
देखिए, जिनसे मिलकर दुनिया के सभी रंगों को बनाया जाए, जिनसे सभी रंगों का निर्माण किया जा सकता है, सभी रंगों का निर्माण किया जा सकता है, उन्हें हम लोग प्राथमिक वर्ण कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 3। और ये कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, इन तीनों वर्णों को हम प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं, प्राथमिक वर्ण। वही एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी कलर कौन होते हैं, द्वितीयक वर्ण कौन होते हैं? तो इनकी भी संख्या होती है 3। और इनमें कौन कौन आ जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, पीला, मैजेंटा और पिकॉक ब्लू, ये आपके सेकेंडरी कलर हो जाते हैं। पीला, मैजेंटा और पिकॉक ब्लू, पिकॉक ब्लू, ये हो जाते हैं सेकेंडरी कलर। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी बैचेस में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ रहा हो? तो प्राथमिक वर्ण इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, बेजानी, हपी, नाला। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में ये वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। हाँ, यही होगा, अन्य वर्णों के मिश्रण से इनको निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको आपस में मिश्रित करके दूसरे वर्ण बनाए जा सकते। ये बात आप लोगों को समझना है। इनसे दुनिया के सभी रंग बनेंगे, इनको नहीं बनाया जा सकता। तो ये प्राइमरी कलर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल पढ़े होंगे, टीआईआर की जो घटना होती है टोटल, जैसे रेगिस्तान की मरीचिका, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेगिस्तान मरीचिका। रेगिस्तान मरीचिका के बाद में आप लोगों ने नाम सुना होगा हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तो हीरा क्यों चमकता है? हीरे का चमकना, कांच के टुकड़े का चमकना, पानी होने का भ्रम होना, ये सभी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये तभी होती है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। दोस्तों, ध्यान रखना है, सघन से विरल। तो आप सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, वैसे तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, पर यहाँ और हमें पढ़ लेना चाहिए, विरल से सघन तो हट जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा रहे, बिल्कुल सही बात है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से जब ज्यादा होगा तो प्रकाश उसी माध्यम में गमन करेगा। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। वन लाइन फैक्ट का ये प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब मुझे दीजिए। सही जवाब इसका हो जाएगा डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल डी से शो करते हैं। अब मुझे बताइए लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता या लेंस की पावर कहते हैं। लेंस की पावर P इज इक्वल टू 1/f। दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम भी क्या है? फोकस दूरी बढ़ाते हैं तो जो पावर होती है वो कम हो जाती है। डायोप्टर इसका क्या आ जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है आप सभी के सामने। चलिए, तो मुझे जवाब देना है। निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है, शॉर्ट साइटनेस जो होगा कैन बी करेक्टेड बाय। निकट दृष्टि दोष यानी इसे हम लोग कहते हैं मायोपिया। दोस्तों, इसको आपको मायोपिया भी ध्यान रखना है। मायोपिया के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मायोपिया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये होता किस वजह से है? कारण ध्यान से सुन लीजिएगा और सुनकर अपने नोट्स में लिख लेना। तो इसमें होता यह है, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या हो जाती है? गोले की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो भी कम हो जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान रखना है, इसी की वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। गोले का आकार क्या हो जाए? बढ़ जाता है। तो इस तरीके से, और इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। तो आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट था, आज हम लोगों ने टोटल 27 सेट कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, काफी हार्ड वर्क होता है आप लोगों के लिए। ईमानदारी से हम आपको बताएंगे कि काफी मेहनत लगती है ये क्वेश्चन निकालने में, इन्हें टाइप करने में। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा आपका प्यार तो मिलना ही चाहिए। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? कमेंट भी आप लोग कम कर पाते हो, भी शायद आपके पास समय नहीं है ना? तो दोस्तों, समय निकालना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आज लिखिए हमारे लिए।
कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 28 के साथ, फिर वही टॉप 20 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, डिस्टर्ब ना हो। और आप सभी को मैं फिर बोलना चाहूंगा कि इस बार कुछ भी कर लेना, पर इस बार सिलेक्शन आप लोगों को रेलवे में जरूर लेना है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।